हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप मेरा मेटल सेक्टर एनालिसिस वाला वीडियो पूरा देख चुके हैं। तो नेक्स्ट अब हम बात करना शुरू करते हैं अलग अलग कंपनीज पे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, नैल्को, मतलब शॉर्ट में इसको नैल्को कहते हैं। 1981 में ये कंपनी बनती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ये कंपनी काम करती है। तो फाइन, ये कंपनी एक तरह से एक PSU है ना। तो इस कंपनी का मेजर काम क्या है? बॉक्साइट माइनिंग। और जो बॉक्साइट क्या है, एल्यूमिनियम के लिए जो ओर निकाला जाता है ना, उसको बॉक्साइट कहते हैं, है ना। जब तक वो गला के और उसका मेटल नहीं बनता तब तक उसको बॉक्साइट बोलते हैं। तो बॉक्साइट और एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग का इसका मेन काम है। और ये जो अपनी कंपनी है, ये लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेटलर्जिकल ग्रेड एल्यूमिना इन द वर्ल्ड। मतलब कि एल्यूमिनियम से जो पहली स्टेज है, एक्चुअली हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है अभी ना कि हम फिनिश्ड एल्यूमिनियम को उस तरह से बना पाए। तो ज्यादातर इंडियन कंपनीज क्या करती हैं, और तो एकदम मिट्टी जैसी चीज होती है ना। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी रही हूँ कि एल्यूमिनियम ऐसा दिखता है, तो उसका एक तरह से एक मिडिल प्रोडक्ट बना के हम एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। लेकिन मतलब ऐसा है कि नैल्को के पास में फैसिलिटी है कि वो एल्यूमिनियम बना सकती है। लेकिन दिक्कत क्या रही कि पिछला पूरा ही साल एनर्जी क्राइसिस रहे। मतलब या तो कोल बहुत हाई मतलब डिमांड पे रहा, है ना। नेचुरल गैस भी नहीं थी अवेलेबल उतना इजीली। मतलब वैसी कंपनियां जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे ही बहुत परेशानी से नेचुरल गैस मिल पाई है। तो इतने सब चीज़ों के चलते नैल्को को बहुत नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि उसे या तो वो ओर का एक्सपोर्ट करना पड़ा चाइना को। अच्छा, चाइना में भी डिमांड कम थी कोविड के चलते ना। तो नैल्को की प्रोडक्ट की सेल में मार्च 2002 ऑनवर्ड्स, मतलब जब से ये यूक्रेन शुरू हुआ था तब से अगर मैं बात करूं, तो इसकी सेल्स लगातार डाउनफॉल के ट्रेंड पे दिखा रही थी मुझे। उसका रीजन था कि नैल्को को जो ज्यादातर कोल की सप्लाई है, मतलब नैल्को को आगे अपने जो बॉक्साइट इसने निकाला उससे एल्यूमिना बनाने के लिए जो कोल मिलता है वो महानदी कोल फील्ड से मिलता है। लेकिन उन दिनों में गैस महंगी हो गई थी, ऑयल के दाम एकदम महंगे हो गए थे, तो फिर इंडिया को अपने कोल पे डिपेंडेंट रहना पड़ता। वैसे भी NTPC जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं अपने ज्यादातर, वो कोल का यूज करते हैं। तो मार्च अप्रैल ऑनवर्ड्स वैसे भी कोल का जो डाइवर्जन है वो कंपनीज की तरफ से पावर प्लांट्स की तरफ बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि इंडिया में जो एनर्जी की डिमांड है वो ज्यादा, इंडिया क्योंकि एक ट्रॉपिकल कंट्री है ना, तो इंडिया में एनर्जी की डिमांड ज्यादा रहती है कूलिंग के लिए। हमें जून जुलाई अगस्त सितंबर में सबसे ज्यादा, हमने देखा भी होगा कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल रहता है वो जून जुलाई अगस्त सितंबर में सबसे ज्यादा रहता है। तो क्योंकि हम उस वक्त सबसे ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो कोल है ज्यादातर वो कहाँ चला जाएगा? NTPC के पास, बजाय कि नैल्को को दिए जाने के। तो नैल्को को कोल भी नहीं मिल रहा था, तो उसका असर ये पड़ा कि नैल्को को या तो कोल मिल नहीं रहा है या बहुत महंगा मिल रहा है। तो उसके सितंबर प्रॉफिट जो 2021 में $7.5 बिलियन थे, वो घट के केवल $1.2 बिलियन हो गए थे। यार, अब ये $1 बिलियन के फिगर को ना जीरो इंडियन रुपी में कन्वर्ट करने में बहुत सारे जीरो आ रहे हैं। और मेरा मतलब मैथ्स बहुत कमजोर है, मुझे इतना कैलकुलेशन देख के मेरे को घबराहट होती है। तो आप खुद ही मतलब एक मोटा अगर बात करें कि कोई किसी कंपनी का प्रॉफिट 7.2 से कम होके कितना हो रहा है 1.2, है ना। अब ये $1 बिलियन अगर मैं आपको रुपए में कैलकुलेट करके बताऊंगी तो वो बहुत गंदी सी कैलकुलेशन है, मेरा मन भी नहीं कर रहा करने का। तो आप आइडिया लगा लो कि प्रॉफिट्स कितने कम हुए हैं। अच्छा, फिर दिसंबर प्रॉफिट की बात करें तो वो भी पिछले साल जो दिसंबर में 5 बिलियन का प्रॉफिट जनरेट किया था नैल्को ने, वो कम होके अगेन $1.2 बिलियन पे आ गया था। तो आप देख रहे हैं प्रॉफिट्स कितनी तेजी से कम हो रहे हैं इस कंपनी के। अच्छा, अब फिर अभी इस कमिंग क्वार्टर के रिजल्ट्स अब आने ही वाले हैं कुछ दिनों में, है ना। तो तब हमें कंपनी का एक्चुअल कंडीशन भी पता चल जाएगी। हाँ, जनवरी ऑनवर्ड्स इसकी डिमांड कम हुई है एनर्जी की, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस क्वार्टर के रिजल्ट इनके थोड़े बहुत ठीक आने चाहिए। बट टेक्निकल चार्ट पे नैल्को बहुत पुअर शो कर रहा है। इन्होंने अपना मतलब एक सपोर्ट तोड़ रखा है काफ़ी, और अब जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो मुझे टेक्निकल चार्ट पे काफ़ी नीचे दिखाई दे रहा है। हाँ, लेकिन अभी आप ये थोड़ा सा नैल्को को वॉच कर सकते हैं, जिसके पास भी नैल्को है, क्योंकि अभी कंडीशन ऐसी है कि इस क्वार्टर के रिजल्ट भी अगर नीचे आते हैं ना, नेगेटिव में आते हैं, तो नैल्को में मुझे एक बड़ी तेज गिरावट दिखाई दे रही है। हालांकि नैल्को से मैंने अपने प्रॉफिट्स बुक कर लिए थे,
मैंने नैल्को को 84 पे एग्जिट कर दिया था। उसके बाद से मुझे ना इसमें ये सारे कंसर्न्स दिखाई देने लगे थे। तो जब भी कंसर्न मुझे दिखाई देने लगते हैं तो फिर मैं एक टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए उस कंपनी से अपने प्रॉफिट्स लेके बाहर आ जाती हूँ, और जब तक भी वो कंसर्न सेटल नहीं हो जाते तब तक मैं दोबारा उस कंपनी में एंट्री नहीं करती। चलिए, इतने सारे कंसर्न्स के बाद अब थोड़ा बात कर लेते हैं नैल्को के लिए अभी पॉजिटिव क्या क्या है स्टिल। देखिए, दिसंबर ऑनवर्ड्स चीन में कोविड कम हुआ है, ठीक है, और चीन नैल्को के एल्यूमिनिया का मेजर, एल्यूमिनियम नहीं, एल्यूमिना, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, आटा देते हैं उन लोगों को। एक तरह से आपको अगर एक लेमन लैंग्वेज में समझाऊं, हम चीन को आटा देते हैं और उसी आटे से चीन 250 रुपये किलो का बिस्किट बना के हमें वापस बेचता है। मतलब अगर इन टर्म्स मेटल सेक्टर की बात करूं, हम उसे अपने देश की मिट्टी बेचते हैं और वो उसी मिट्टी का बढ़िया सुंदर सा एक टॉय बना के हमें वापस उस प्राइस से 50 गुना प्राइस पे ज़्यादा पे बेचता है। ये एक्चुअल हकीकत है अपने मेटल सेक्टर की। तो चाइना एक की इम्पोर्टर है भारत के सारे ही मिनरल्स का, ओर्स का, ठीक है। तो चीन में जब कोविड कम हुआ, दिसंबर ऑनवर्ड्स डिमांड बढ़ी, तो चीन ने इंडिया से एल्यूमिना इंपोर्ट करना शुरू किया। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है नैल्को के लिए। नैल्को एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो इस जितने भी पीएसयूज हैं उनके साथ एक डिविडेंड फैक्टर, एक मतलब बहुत लुक्रेटिव चीज़ रहती है कि सब लोग भाग के जाते हैं कि भाई कुछ मिला ना मिला, डिविडेंड ज़रूर मिलेगा। तो इस वक्त प्रेजेंट डेट पे 6.48% का नैल्को डिविडेंड यील्ड भी इनकर करता है। तो ये भी लोगों को अट्रैक्ट करता है। और मैं आपको अपनी अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगी, इसी डिविडेंड के कच्चे लालच के चक्कर में ना मैंने नैल्को को 125 रुपीज़ से, मुझे यही लगा था, वो इंडियन मेंटालिटी, घटिया सोच, यही लगा था कि यार मतलब और कुछ नहीं मिला तो डिविडेंड तो मिलता रहेगा ही, है ना। तो मैं इसको आराम से 125 पे भी पकड़ के बैठी थी। फिर ये शेयर नीचे 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 आता चला गया, तो मैं इसको आराम से, मेरा ये शेयर जो बाय था वो 60 पे बाय था पिछले साल का। तो वो 60 से उसने मुझे बहुत तेज जंप दिखा, मतलब पिछले साल का नहीं, पिछले से भी और पहले का था जब भी ये 60 पे हुआ करता था। आप चार्ट पे देख लेना कब था। तो 60 से ये शेयर पूरा 125 135 तक जाके आया था। लेकिन उस वक्त मेरी मेंटालिटी वही घटिया सोच वाली थी कि यार कुछ और मिले ना मिले, डिविडेंड खाती रहूंगी बैठ के। तो ये शेयर फिर नीचे गिरना शुरू हुआ और मैं उसी डिविडेंड को पकड़ के ना आराम से खुश बैठी हुई थी। लेकिन अब जैसे प्रेजेंट क्राइसिस इस सेक्टर के लिए चल रहे हैं, तो मुझे लगा कि नहीं भाई, एक बार पार्टली प्रॉफिट बुकिंग करनी ज़रूरी है, क्योंकि चार्ट पे भी अब ये मुझे थोड़ा नेगेटिविटी शो कर रहा था। तो मैंने 83-84 पे अपने प्रॉफिट बुक कर लिए थे इसमें। मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगी कि डिविडेंड के चक्कर में कभी कभी हम कहीं कहीं ऐसी जगह फंस जाते हैं जहाँ पे हमें अपना कैपिटल वैल्यू का बहुत तगड़ा लॉस होता है ना। ऑल्दो नैल्को में मैं अपने इन्वेस्टमेंट को लेके लॉस पे नहीं बैठी हूँ, मैं उसमें बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट पे बैठी थी। बट आप मेरा वो प्रॉफिट देखिए कि जो मुझे 7-8 महीने में ही नैल्को ने 60 रुपीज़ से 135 रुपीज़ दिखाए थे। तो दिस इज द फैक्टर कि आप शेयर मार्केट में कहाँ मात खाते हो, किन छोटे कच्चे लालचों में फंस के आप अपने प्रॉफिट्स को कितना कम कर देते हो। मैंने अब मैंने प्रॉफिट की अगर बात करूँ तो अब मैंने कितना केवल पॉइंट्स लिए, 60 से लेके 83-84, मतलब 20-25 पॉइंट्स लिए। लेकिन वहाँ मैं कितना पॉइंट्स ले रही थी, ऑलमोस्ट डबल पॉइंट्स ले रही थी अगर मैं सिर्फ डिविडेंड का लालच ना करती हूँ तो, और मैं 125 पे प्रॉफिट बुक कर लेती हूँ अपना। एनीवेज, तो ऐसे कहीं कहीं ना आपको ये डिविडेंड वाली चीज़ें नुकसान पहुँचाती हैं। अच्छा, S&P ग्लोबल की एक रिपोर्ट भी थी कल परसों के न्यूज़पेपर में कि पैसेंजर व्हीकल्स प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दोनों में ही इंडिया ने जापान को रिप्लेस कर दिया है। तो ये इंडिया के लिए ऐसे गुड न्यूज़ है कि हाँ, अब सबसे ज़्यादा पैसेंजर थर्ड अगर बात करें तो इंडिया में बनेंगे, इंडिया यूज़ करेगा। तो ये अपने मेटल सेक्टर के लिए एक अट्रैक्शन है काफ़ी बड़ा। अच्छा, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी फॉर नैल्को मैं इस वक्त बोलूँगी। दी मोस्ट मैंने पर्टिकुलरली इसीलिए इसको दी मोस्ट बोला है। काबिल, KABIL, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सन 2019 में एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई है। काबिल मतलब खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये 3 PSUs का जॉइंट वेंचर है। नंबर 1 नैल्को, नंबर 2 हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और नंबर 3 मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड। तो ये 3 कंपनीज विदेशों में जाके कुछ क्रिटिकल मिनरल्स की खोज करेंगी, और अगर वहाँ पे वो मिनरल मिलता है, क्रिटिकल मिनरल्स की बात कर रही हूँ, नॉर्मल मिनरल तो हमारे यहाँ बहुत है, लेकिन क्रिटिकल मिनरल जैसे कि कॉपर हुआ। आपको पता है इंडिया जो है ये अपने कॉपर का केवल 10% ही प्रोडक्शन कर पाता है, बाकी 90% ऑफ कॉपर डिमांड हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस एंटिटी को बनाया है
ताकि जो घरेलू बढ़ती हुई जो मांग है, जो डिमांड है, उसको अपनी सरकारी कंपनियां किसी भी तरह से करके पूरा कर सकें, या फिर किसी भी तरह की अनवांटेड सिचुएशंस में हमारे पास अपने रिजर्व्स रहें। तो उसी के लिए खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड बनाया गया था। तो ये 2 चीज़ों के लिए, कॉपर माइंस, फिलहाल कॉपर माइंस को एक्वायर करने का काम कर रहा है और लिथियम मिनरल पे भी एक्सप्लोरेशन कर रहा है। तो इसी उसमें इसने काबिल ने ऑस्ट्रेलिया में 3 माइंस, 2 तो लिथियम आयन के लिए और 1 कॉपर माइंस के लिए, 3 इन्होंने माइंस को लॉन्ग टर्म लीज पे ले भी लिया है फिलहाल, और वहाँ काम चल रहा है। और आपको पता है जो लिथियम आयन बैटरीज में जो मिनरल मेजॉरिटी यूज होता है दैट इज लिथियम। इसीलिए हमें लिथियम की बहुत जरूरत है, और इंडिया में लिथियम ऑलमोस्ट नील, मतलब काफी कम इंडिया में लिथियम पाया जाता है। और जबकि पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, मतलब एटलीस्ट मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत तेजी से इंडिया में बढ़ रही है, तो हमें लिथियम आयन बैटरीज की कितनी ज्यादा जरूरत है। तो नैल्को का इस काबिल नाम की एंटिटी में भी हिस्सेदार होना इंडिया के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी पैदा करता है, नैल्को कंपनी के लिए भी एज वेल। तो बस ये कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स नैल्को के साथ दिखाई दे रहे हैं। बाकी फिलहाल ये एक बड़ा मेटल मेजर कंपनी है, नवरत्न कंपनी है इंडिया की। तो इसके चलते अभी जो इसमें टेक्निकल ग्राफ्स पे जो शो कर रहे हैं वो इसने अपना क्रिटिकल सपोर्ट लेवल तोड़ा है। तो आप में से किसी के पास भी अगर नैल्को है तो प्लीज कीप ऑन वॉच। अगर वो नीचे जाता है तो इसके नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स काफी नीचे हैं, हिस्टोरिकल जो इसके सपोर्ट लेवल्स हैं वो काफी नीचे हैं। मैं अपना नैल्को एग्जिट कर चुकी हूँ फिलहाल के लिए। अगर ऐसा लगेगा कि कुछ पॉजिटिविटी बन रही है आगे मेटल सेक्टर में या नैल्को के लिए तो मैं फिर से एंटर करूंगी। लेकिन अगर मैं पुराने डेटा की बात करूं कि फिर से हम मार्च में खड़े हैं, फिर से नैल्को को कोल चाहिए, लेकिन महानदी कोलफील्ड्स कोल कहाँ देगा? पावर सेक्टर को देगा, एनटीपीसी को देगा, जहां पे बिजली बनना है वहां पे कोल सप्लाई करेगा। तो फिर से इंडिया के फिर कोल अपना दाम भी बढ़ा रहा है कोल इंडिया, है ना। तो ये सारी चीजें फिर नैल्को के लिए अपकमिंग क्वार्टर्स में फिर से एक थ्रेट पैदा करती हैं। तो इसलिए मैंने अपने नैल्को के शेयर्स से प्रॉफिट बुकिंग ले ली थी, और मैं फॉर अ टाइम बीइंग मैं नैल्को से बाहर आ गई हूँ। डिविडेंड्स मुझे भी बहुत पसंद है, मुझे भी बड़ा मजा आता है जब भी सेल के नैल्को के डिविडेंड्स आते हैं। तो लेकिन वो मैंने आपको बता दिया कि कभी कभी डिविडेंड्स कैसे आपके लिए खतरनाक होते हैं, कैसे वो आपके कैपिटल का कितनी तेजी से लॉस करते हैं। तो डिविडेंड्स को मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर करूंगी। फिलहाल नैल्को पे मेरे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप में से किसी के पास नैल्को है तो आप भी अकॉर्डिंगली अपना रिसर्च करके नैल्को पे अपने डिसीजन ले सकते हैं, और नैल्को के क्रिटिकल सपोर्ट लेवल्स पे बहुत अच्छे से ध्यान इस वक्त आप रखें। ओवरऑल मेरा पर्सनल आउटलुक नैल्को को लेके थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा है। कहीं पे नैल्को मुझे सपोर्ट बनाता हुआ दिखा और कहीं पे मुझे इसमें पॉजिटिव आउटलुक्स और पॉजिटिव न्यूज दिखाई दी, तो मैं फिर से नैल्को में हो सकता है एंट्री करूं। लेकिन फिलहाल के लिए मैं एंट्री इसमें नहीं करूंगी। फिलहाल मुझे अगले कुछ महीने नैल्को में कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, और मैं डिस्क्लेमर दे रही हूँ, मेरी तरफ से कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है। प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग और बिफोर प्रॉफिट टेकिंग। So thanks for being with me. Have a good day.